ओके, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं इस चैनल पे। तो चलिए आइए अब आगे लिटरेरी टर्म जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने कल जो है पढ़े थे 90 तक लिटरेरी टर्म्स, आगे आज पढ़ते हैं 91 से। तो अराउंड 150 होंगे हमारे लिटरेरी टर्म। उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो डे बाय डे सॉल्व करे जाएंगे। After finishing the literary term, we will discuss about figure of speech and solved also related to question for this term. Okay, so come back on point, आते हैं डिस्कस करते हैं लिटरेरी टर्म पे। ठीक है, और लिटरेरी टर्म मूवमेंट्स तो 90 आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो अपना फीडबैक भी देते जाया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाया कीजिए और बताया कीजिए कि कैसे है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो मेंशन इन कमेंट बॉक्स अबाउट योर फीडबैक। ठीक है, चलिए ओके। तो अब आते हैं नॉवेल्स, हम पढ़ रहे थे तो गोथिक नॉवेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम अपने सेंटिमेंटल नॉवेल और नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट नॉवेल। अब हमको आपको ये बताना है कि नॉवेल फिक्शन होता है या नॉन फिक्शन होता है। सबसे पहले ये बताइए, नॉवेल फिक्शन होता है या नॉन फिक्शन होता है। तो जैसे कि हमने आपको डिफाइन किया था लिटरेचर का बताने के लिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर है हमारा, उसमें जो चीज़ें हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारी चीज़ें हैं, फिर से हम डिफाइन करते हैं आज। इसमें हमारी तीन चीज़ें हैं, एक है प्रोज, एक है पोएट्री और एक है हमारा ड्रामा। ये तीन चीज़ें हैं और ड्रामा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रामा में ही हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है ट्रेजिडी, एक आ जाती है हमारी ट्रेजिडी और एक आ जाती है हमारी कॉमेडी। ठीक है, ये ड्रामा के ही पार्ट है, ट्रेजिडी और कॉमेडी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बट कुछ पॉइंट्स जो ट्रेजिडी से रिलेटेड है, जैसे कि कैथारसिस रिलेटेड है, एनग्रोनिसिस जो रिलेटेड है, और एनग्रोनिसिस है वो ट्रेजेडी से ही रिलेटेड है। डिनाउमेंट वो ट्रेजेडी से रिलेटेड है कि नहीं, ये बताइएगा। और क्या बोलते हैं, पेरिपेचिया है वो रिलेटेड है। तो ये जो टर्म है रिलेटेड टू ट्रेजेडी, और ये डिफरेंस समझना है कि कौन से टर्म रिलेटेड टू ट्रेजेडी एंड कौन से टर्म रिलेटेड टू कॉमेडी। और हमने बताई थी आपको अबाउट एरिस्टू, अरस्तु ने ट्रेजेडी के बारे में क्या बोला है और कौन कितनी यूनिटीज दी हैं, और कितने अबाउट ट्रेजेडी में क्या क्या सिक्स जो चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट सिक्स जो है वो होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी हमने आपको बताए हैं। तो ये तो हो गया ड्रामा के बारे में। अब बात करते हैं हम पोइट्री के बारे में। तो जो अबाउट पोइट्री है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पोइट्री में सोनेट जो है वो पोइट्री का पार्ट है, ओड जो है वो पोइट्री का पार्ट है, इपिक जो है वो पोइट्री का पार्ट है, एलेगी जो है वो पोइट्री का पार्ट है। आपने ड्रिज पढ़ा होगा, वो पोइट्री का पार्ट है। डॉगरियल जो आपने पढ़ा है वो पोइट्री का पार्ट है। ठीक है, मोनोडी जो पढ़ी थी वो पोइट्री का पार्ट है। अब बात करते हैं, ये जो बैथोस था वो पोइट्री का पार्ट है, बेलार्ड है वो पोइट्री का पार्ट है। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू पोइट्री पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है कि पोएट्री और प्रोज। तो ये डिफरेंस हमेशा समझना है कि कौन सा पॉइंट जो है प्रोज से रिलेटेड है, कौन सा पोएट्री से। तो ये दीज पार्ट्स आर रिलेटेड टू पोएट्री। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आता है प्रोज। प्रोज के दो टाइप्स होते हैं, एक तो है वेराइटी ऑफ प्रोज, एक क्या होता है वेराइटी ऑफ प्रोज है, और एक है वैरायटी ऑफ प्रोज, एक है फॉर्म्स ऑफ प्रोज। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। अब हम वैरायटी ऑफ प्रोज में पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रोज। हैव यू हर्ड बिफोर, आई थिंक यू हैव हर्ड बिफोर अबाउट इट। डिस्क्रिप्टिव प्रोज हो गया, एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन करने वाला जो एक प्रोज होता है वो प्रोज हो गया। इस तरीके से तीन प्रोज जो होते हैं वो होते हैं प्रोज में, वैरायटी ऑफ प्रोज। बट इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, जो कि एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। और इसमें क्या होता है, ये तो चलिए समझाने के लिए था, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोज लिख लेते हैं। ये एक हमारा होता है फिक्शन जो कि फॉर्म्स ऑफ प्रोज है, जो कि क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। और एक होता है नॉन फिक्शन।
अब बात करते हैं फिक्शन में क्या आता है, नॉन फिक्शन में क्या आता है। तो जो फिक्शन में हमारा आता है वो आता है शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि फिक्शन इज रिलेटेड टू ओनली इमेजिनेशन। और नेक्स्ट एक टर्म आता है नॉवेल। तो फिक्शन हमारे क्या होते हैं, फिक्शन हमारे जो होते हैं टोटली बेस्ड होते हैं किस पर, टोटली बेस्ड होते हैं इमेजिनेशन पर, और इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं। अब अगर इमेजिनेशन है तो समझ गए होंगे कि इनमें रियल कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनमें क्या होता है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए उनको फिक्शनल बोलते हैं। अब नॉन फिक्शन में आ जाता है बायोग्राफी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बायोग्राफी है तो किसी का रियल इवेंट है। तो नॉन फिक्शन बेस्ड टू रियलिटी, नॉन फिक्शन बेस्ड टू रियलिटी। ठीक है, चलिए बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ठीक है, इसमें मेमोयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया इसमें डायरी हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा एसे हो गया। एसे के बाद लेटर हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल, टू टाइप्स ऑफ एसे। नेक्स्ट हमारा स्पीच हो गई कोई भी, वो भी क्या होती है, नॉन फिक्शन होती है, क्योंकि बेस्ड टू रियलिटी होती है। ठीक है, तो ये जो जो सारे टर्म है वो हमारे किससे रिलेटेड है, नॉन फिक्शन से रिलेटेड है। तो ये इसीलिए हमने आपको बताया कि ये जो नॉवेल है दिस इज नॉट बेस्ड टू रियलिटी, दिस इज अ अनरियल कॉन्सेप्ट ओनली बेस्ड टू इमेजिनेशन। ओके, तो चलिए अब बात आती है नॉवेल की। तो नॉवेल टर्म जो ड्राइव किया है, नॉवेल टर्म जो ड्राइव्ड किया गया है वो टर्म किससे ये देखिए 92 में आपको डिफाइन किया गया है। द वर्ड नॉवेल ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवीला, इटालियन वर्ड है नॉवेल, इटालियन वर्ड है एक नोवीला। कौन सा वर्ड है, इटालियन वर्ड है नोवीला। ये क्वेश्चन पता है कैसे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे लिख दिया कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू नॉवेल, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि इट इज अ फिक्शनल पार्ट या नॉन फिक्शनल पार्ट है, और ऐसे इज अ ग्रीक वर्ड या इटालियन वर्ड, और नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे करके चार पॉइंट्स दिए होंगे और आपको इनमें से एक करेक्ट पॉइंट जो चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनका डीप पता होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन चार ऑप्शन दे सकता है। चलिए, तो नॉवेल क्या है, इटालियन वर्ड नोवीला का नोवीला से ड्राइव किया गया है नॉवेल टर्म, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टेल इन प्रोज। नॉवेल शॉर्ट टेल, नोवीला का मतलब क्या होता है, इटालियन वर्ड है नोवीला जिसे नॉवेल टर्म लिया गया जिसका मतलब होता है शॉर्ट टेल इन प्रोज। इट इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ एंड प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स ऑफ लाइफ। ये क्या होता है, ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ है, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स ऑफ लाइफ एंड नॉवेल। ठीक है, अब नॉवेल भी अपने आप में कई टाइप्स लेकर आता है, जैसे सेंटिमेंटल नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, पिकारेस्क्यू नॉवेल। ठीक है, सेंटिमेंटल नॉवेल हो गया, पिकारेस्क्यू, गोइथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल। दो दीज नॉवेल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो दीज सारे जो ये आपके टर्म है रिलेटेड टू किससे, नॉवेल से ही रिलेटेड है। कैंपस नॉवेल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैंपस नॉवेल, न्यूगेट नॉवेल, इरोटिक नॉवेल। ठीक है, तो अब इनको बारे में पढ़ते हैं। तो सेंटिमेंटल नॉवेल क्या है, इट इज एन 18th सेंचुरी लिटरेरी जर्नी। तो सेंटिमेंटल जो नॉवेल है 18th सेंचुरी, अभी हमने एक टर्म पढ़ाया था क्लासिज्म। क्लासिज्म टर्म क्या था, एक यूरोप से आया था ये, और मोस्टली पॉपुलर हुआ था इन विच सेंचुरी, 18th सेंचुरी में ये भी पॉपुलर हुआ था क्लासिज्म। ठीक है, जो कि एक आर्ट ऑफ लिटरेचर और आर्ट ऑफ मतलब आर्ट ऑफ लिटरेचर स्टाइल और इन सब को डिफाइन करता था क्लासिज्म। 18th सेंचुरी में मोस्टली पॉपुलर हुआ था, इसीलिए इसको 18th सेंचुरी में बताया गया। चलिए, तो सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या कहता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी कहता है कि ये भी 18th सेंचुरी का लिटरेरी जर्नल है। द नॉवेल करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्स इन द रीडर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंटिमेंटल और नॉवेल या सेंसिबिलिटी। अ सेंटिमेंटल नॉवेल में लीव द रीडर विद एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक। सेंटिमेंटल नॉवेल क्या करता है, रीडर पर क्या छोड़ता है, जब हम लोग कोई भी सेंटिमेंटल नॉवेल समझिए रीड करते हैं तो क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक छोड़ता है ऑन ह्यूमनिटी एंड ह्यूमन नेचर पर। एग्जाम्पल ओलिवर का जो गोल्ड स्मिथ है एंड द विकार ऑफ वेकफील्ड है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड है, वो क्या है, एक सेंटिमेंटल नॉवेल है, वो क्या है, एक तरीके का सेंटिमेंटल नॉवेल है। और इसको
नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, इस नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, जो कि 18th सेंचुरी का फेमस जॉनरे है, ठीक है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं इसके, किसके, सेंटिमेंटल नॉवेल के। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड, जॉन ऑस्टन का सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला जो है वो सेंटिमेंटल नॉवेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, तो अब सेंटिमेंटल नॉवेल या नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं पिकारेस्क्यू नॉवेल, और ये लास्ट टाइम आया था, ड्राइव फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। ध्यान रखिएगा, नॉवेल वर्ड इटालियन वर्ड से आया है, और पिकारेस्क्यू नॉवेल जो शब्द है वो स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है। और पिकारो का मतलब क्या होता है, रोग। पिकारो का क्या मतलब होता है, रोग और रास्कल। पिकारो का मतलब क्या होता है, रोग और वेगा बाउंड, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ वेगा बाउंड, ये भी ध्यान रखिएगा। रास्कल, जनरली दिस टाइप ऑफ फिक्शन डील्स विद द एडवेंचर ऑफ रोगीस या प्रोटैगोनिस्ट। तो हमने आपको बताया नॉवेल इज द टेल ऑफ एडवेंचर मिस एडवेंचर्स ऑफ अ पिकारो, ठीक है। तो ये नॉवेल एडवेंचर और मिस एडवेंचर के बारे में बात करता है, किसके, पिकारो और रोग के जो एडवेंचर और मिस एडवेंचर होते हैं उनके बारे में। बेसिक कॉमन जो फीचर्स है इस नॉवेल का, मेन कैरेक्टर जो कि रोग टाइप, लो कैरेक्टर सटायर, एडवेंचर्स ऑन रोड, और डॉन क्विक्सोटो का मिग्यूल डी सर्वेंटीज इज कंसीडर द फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन नॉवेल, बोला जाता है, पिकारेस्क्यू नॉवेल बोला जाता है, ठीक है। द फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवेल इज इंग्लैंड वॉज थॉमस नास अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है। तो ये सारे रिलेट करते हैं पिकारेस्क्यू नॉवेल से। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रियलिस्टिक नॉवेल। रियलिस्टिक नॉवेल हमारा क्या है, कहता है रियलिस्टिक नॉवेल इट इज कैरेक्टराइज्ड एज द फिक्शनल अटेम्प्ट टू गिव द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म बाय प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर विद मिक्स्ड मोटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है हिस्टोरिकल नॉवेल। इट टेक्स द सेटिंग एंड सम ऑफ इट्स कैरेक्टर एंड इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्टोरिकल नॉवेल इज क्रिएटेड बाय सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट जो हैं वो हिस्टोरिकल नॉवेल को क्रिएट करने वाले हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल को कौन क्रिएट करने वाला है, वॉल्टर स्कॉट। ही ब्लेंडेड इनटू अ यूनिटी फैक्ट एंड फैंसी, ठीक है। कौन क्रिएट करने वाला है हिस्टोरिकल नॉवेल को, वॉल्टर स्कॉट, सॉरी वॉल्टर स्कॉट जो है इसको टर्म को क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने हिस्टोरिकल नॉवेल में इतना देख लिया है कि कौन इस टर्म को क्रिएट करने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नॉवेल ऑफ सोशल रिफॉर्म, एंड दिस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ये नॉवेल क्या है, सोशल रिफॉर्म, ये चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड है। It emphasizes the influence of the social and economical condition of an era on shaping characters and determining events। और तो नॉवेल ऑफ सोशल रिफॉर्म क्या अपने इस नॉवेल में क्या दिखाते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन दिखाते हैं, सिरा की सोशल और इकोनॉमिकल दोनों कंडीशंस दिखाते हैं, और करेक्टर्स को उसी शेप में ले जाते हैं, और इवेंट भी उसी तरीके से दिखाते हैं। किसमें, नॉवेल ऑफ सोशल रिफॉर्म से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन इसमें डिटेल की जाती है। अब बात आती है द रीजनल नॉवेल। इट इज़ अ नॉवेल विच डिपिक्ट्स द फिजिकल फीचर्स, लाइफ कस्टम्स, मैनर्स। पूछ दिया जाए लाइफ कस्टम मैनर्स किस नॉवेल में है, तो वो रीजनल नॉवेल में है। सम पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ लोकेलिटी, एग्जाम्पल वेसेक्स। वेसेक्स इज द रीजनल नॉवेल। हार्डी का वेसेक्स जो है वो क्या है, हार्डी का वेसेक्स एक रीजनल नॉवेल है। हार्डी का वेसेक्स क्या है, एक रीजनल नॉवेल है। एक टर्म आता है जो कि रिलेट करता है नॉवेल से, बिल्डन बिल्डंग स्ट्रोमैन। बिल्डंग स्ट्रोमैन जो है ये एक टर्म है, ड्राइव्स फ्रॉम जर्मन वर्ड। ये टर्म जर्मन वर्ड है। ये टर्म क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जो कि जर्मन वर्ड BILDUNG बिल्डंग से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एजुकेशन। जिसका मतलब क्या होता है, एजुकेशन। और रोमन में इसको कहते हैं नॉवेल। रोमन में इसको क्या कहते हैं, नॉवेल। इस टर्म को रोमन में क्या कहते हैं, नॉवेल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कमिंग ऑफ एज नॉवेल। ये भी एक नॉवेल का ही टर्म है, इसीलिए हमने डिफाइन किया है। ये ध्यान रखिएगा, दैट टर्म इज रिलेटेड टू नॉवेल
बिल्डंग रोमन बिल्डंग्स रोमन बिल्डंग्स रोमन जो है बिल्डंग्स रोमन जो है ये टर्म जो है बिल्डंग्स रोमन नॉवेल से रिलेटेड टर्म है, कमिंग ऑफ एज नॉवेल, एंड दिस नॉवेल शोज द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम हिज यूथ टू द एडल्टहुड। द टर्म बिल्डंग्स रोमन वाज फर्स्ट क्वाइन, ये जो बिल्डंग्स रोमन टर्म है ये फर्स्ट क्वाइन किया गया है कार्ल मॉर्गेनस्टर्न के द्वारा इन हिज लेक्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पेट इन 1890। कार्ल मॉर्गेनस्टर्न के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है बिल्डंग्स रोमन, बट ये नॉवेल से ही रिलेटेड है। ठीक है, इन हिज लेक्चर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पेट। तो बिल्डंग्स रोमन जो है टर्म कॉइन किया है किसने? कार्ल मॉर्गेनस्टर्न ने। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एक टर्म है हीरोइक कपलेट। A pair of 10 syllables line iambic pentameter that rhyme. It was heroic couplet. It was first used by Chaucer and later by Spenser। मतलब हीरोइक कपलेट फर्स्ट यूज किया चौसर ने, बाद में स्पेंसर ने यूज किया, शेक्सपियर ने भी यूज किया। इट वॉज मतलब ये टर्म जो है पॉपुलर था बिफोर शेक्सपियर, मार्लो के समय वेरी पॉपुलर, एंड इट वॉज मोस्ट पॉपुलर वर्स फ्रॉम इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये हीरोइक कपलेट और नाम से ही पता चल रहा है इसमें हीरो की डीड्स और एडवेंचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमनिज्म एक टर्म आता है, अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट कंसीडर्ड दैट सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ रीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस बिलीफ। ह्यूमनिज्म क्या होता है? एक थॉट है सिस्टम का जो कि कंसीडर करता है सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इसकी विद द हेल्प ऑफ रीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइम। इट डिनोट्स अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड क्या बोलते हैं? हाइम्स संग बाय क्रिश्चियन के द्वारा गाया जाता है, हाइम बोलते हैं। इमेजरी, दिस टर्म प्रोड्यूस पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ पीपल रीडिंग और लिसनिंग। ये टर्म पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं माइंड्स ऑफ पीपल रीडिंग और लिसनिंग का। अब बात आती है इमेजिज्म की। द टर्म कॉइन्ड बाय एजरा पॉइंट एंड इनिशिएटेड बाय टी.ई. इमेजिज्म, द टर्म कॉइन बाई, ये टर्म इमेजिज्म जो कॉइन किया गया है एजरा पॉइंट के द्वारा टर्म कॉइन किया गया है। इमेजिज्म जो टर्म है ये एजरा पॉइंट के द्वारा कॉइन किया गया है, और इनिशिएटेड मतलब इससे शुरुआत की है टी.ई. ह्यूलम के द्वारा। टी.ई. क्या लिखा हुआ है ये? तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इमेजिनिज्म जो वर्ड आपने देखा है यहाँ पर 102 में, इमेजिनिज्म जो है टर्म कॉइन किया है इमेजिज्म जो वर्ड टर्म कॉइन किया है, इमेजिज्म जो टर्म कॉइन किया है वो एजरा पाउंड ने कॉइन किया है टर्म, और इसको शुरू किया है इनिशिएटेड बाय टी.ई. ह्यूलम के द्वारा। ये टर्म जो है क्या हुआ है? टी.ई. ह्यूलम के द्वारा ये टर्म जो है ये टर्म कॉइन हुआ है टी.ई. ह्यूलम के द्वारा, और इट रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन अगेंस्ट द वीकेस्ट सॉर्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री। मतलब ये टर्म जो है रिप्रेजेंट करता है किसके अगेंस्ट में? वीकेस्ट सॉर्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री के अगेंस्ट में, वेयर द पोइट माइट इंडल्ज हिज और हर इमेजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है 103 आयरोनी। आयरोनी इज अ वे ऑफ राइटिंग इन विच what is meant is contrary to what the words appear to say। मतलब आयरोनी क्या है? एक वे ऑफ राइटिंग है जिसमें कि कॉन्ट्रेरी विरोधाभास भी दिखता है, और द वर्ड अपेयर टू से जो एंड क्या वर्ल्ड कहने को प्रतीत होता है ऐसा कुछ दिखता है, और उसका मतलब कुछ कंट्रेरी टाइप भी दिखता है। आयरोनी के भी टाइप्स होते हैं,
तो पढ़िए रोमांटिक एरोनी, द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक सेचल। फ्रेडरिक सेचल ने रोमांटिक टर्म इंट्रोड्यूस किया है। इमेजेस टर्म एजरा पाउंड ने और इनिशिएटेड किया है टी हलेम ने। वैसे ही रोमांटिक एरोनी फ्रेडरिक सेचल ने टर्म इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ मेड ऑफ ड्रामेटिक और नरेटिव राइटिंग इन विच द ऑथर बिल्ड्स अप द इल्यूजन ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियलिटी। जो रियलिटी, जो हम एक रियलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, रियलिटी मतलब रिप्रेजेंट रियलिटी में एक क्या कर देते हैं, एक इल्यूजन बिल्डअप कर देते हैं, तो वो एक रोमांटिक एरोनी कही जाती है। जेरेमाइट द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट। जेरे मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट, लिरिक। A poem is which the poet writes about his her thoughts and feelings. Lyric poem can deal with any fact of experience such as love, death, nature and religion or some domestic, social or political issue. इस पे रिलीजन, ये सम डोमेस्टिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे डील करता है लिरिक। तो ध्यान रखिए, डोमेस्टिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे डील करता है। और इसमें क्या होता है, पोइट राइट्स अबाउट हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। The poet writes about his or her thoughts and feeling, and lyric deal with the fact of experience such as love, death and nature, और बाकी जो भी उस फैक्ट पे डील करता है। नेक्स्ट हमारा एक टर्म आता है इम्पॉर्टेंट, जो कि पढ़ा भी है जॉन मिल्टन में, मस्सक। 107 मस्सक। मस्सक क्या है? इट इज इनागुरेटेड इन इटली। फर्स्ट ये जानिए, ये इनागुरेटेड कहाँ हुआ था? इटली में, यानी कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी इटली में। एंड फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड। और ये जो पॉपुलैरिटी हुई इसकी, ये स्टार्ट हुआ, इनैगुरेटेड यानी स्टार्ट हुआ इटली में, एंड ये फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि ये जो पॉपुलर हुआ वो हुआ इंग्लैंड में। कौन सा टर्म? मस्सक टर्म जो है इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ व्हेन 16 एंड 17 सेंचुरी। 16 and 17th century. It was elaborated from of court entertainment that combined poetic drama, music, song, dance, splendid costuming and stage spectacles. ठीक है ना? स्प्लेंडिड कॉस्ट्यूमिंग होती थी और स्टेज में जो ऑडियंस होते थे उनको सबको एक साथ कंबाइन करती थी। ये एक इंटरटेनमेंट एक तरीके का था, एक फॉर्म ऑफ कोर्ट इंटरटेनमेंट था, और जो कि कंबाइन करती थी पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, स्प्लेंडिड कॉस्ट्यूम और स्पेक्टिकल्स, जो भी दर्शक होते थे उनको। अब बात आती है मेलाप्रोपिज्म की। मेलाप्रोपिज्म ये एक तरीके से फिगर ऑफ स्पीच में भी डिटेल्ड है। मेलाप्रोपिज्म बट है क्या, देखते हैं। It is which mistakenly uses a word in place of another that is resembles the effect is usually comic. Malapropism क्या होता है? It is which mistakenly uses in word in place of another that is resembles the effect is usually comic, right? तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि हम मिस्टेकली क्या कर देते हैं, वर्ड ऑफ प्लेस गलत यूज कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मालाप्रोपिज्म क्या हो जाता है वहाँ पर, मालाप्रोपिज्म। ठीक है, अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं मेलाप्रोपिज्म के, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि लिखा है ही इज द, अब समझ में आएगा आपको, वेरी, ही इज द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस। तो पाइन एप्पल सी सबरेटेड इन द फ्रूट नेम फॉर पिनैकल। पाइन एप्पल वर्ड नहीं होगा यहाँ, क्या होगा वर्ड? पिनैकल वर्ड होगा यहाँ पर। उसकी जगह पे हम क्या लिख गए? पाइन एप्पल। तो वही कह रहा है कि हम मिस्टेकली यूज कर जाते हैं वर्ड को, जबकि वहाँ पर उसी की तरह रिजेंबल करता हुआ दूसरा वर्ड होना चाहिए। पाइन एप्पल हो गया बट ये पिनैकल वर्ड हो गया, तो जो प्रोनाउंसिएशन रिजेंबल कर रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो बस उसी को बोलते हैं मेलाप्रोपिज्म। मिस्टेकली हम वर्ड गलत यूज कर जाते हैं, जबकि उसकी जगह में उसी जैसा रिजेंबल करता हुआ वर्ड यूज होगा।
वो हमारा क्या होता है, मेलाप्रोपिज्म। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा मेलाप्रोपिज्म क्या होता है। ठीक है, अगर और भी कोई एग्जांपल चाहिए तो पता चल जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं चाहिए, आप क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेलोड्रामा। और मेलोड्रामा कह रहा है इट इज़ अ फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स। हर घर में होता है मेलोड्रामा आज की डेट में, तो ये वर्ड डिफाइन करने की नीड नहीं थी, लेकिन चलिए। इट इज़ अ फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स एंड इन विच द करेक्टर्स एंड इमोशंस सीम टू एग्जैगरेटेड टू बी रियल। मतलब जो सीन और जो भी इमोशंस होते हैं वो रियल से ज़्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता दिए जाते हैं, वो होता है मेलोड्रामा। मेलाप्रोपिज्म समझ में आ गया, मेलोड्रामा समझ में आ गया। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स वर दोज पोइट्स ऑफ फर्स्ट हाफ 16th century who in their poetry talked about beyond physical nature। ठीक है, ये दो टर्म से मिलकर बना होता है, एक मेटा और एक फिजिकल। और इसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड यानी नेचर से परे, यानी बियॉन्ड फिजिकल नेचर। डन वॉज द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री कॉल्ड बाई डॉक्टर जॉनसन। जॉनसन ने कहा है कि जो जॉन डन है वो मास्टर थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के। बियॉन्ड फिजिकल नेचर मतलब फिजिकल नेचर से परे। फर्स्ट ऑफ 16th सेंचुरी में ये पोइट आए थे। तो 110 हो गए हैं हमारे, 111 में आते हैं। और 111 है हमारा मीटर। 111 हमारा क्या बता रहा है, 111 हमारा बता रहा है मीटर के बारे में। तो क्या बता रहा है ये देखते हैं, मीटर के बारे में क्या बता रहा है। मीटर मीन्स द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। और मीटर क्या होता है, यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की यूनिट होती है मीटर। तो पोएट्री में पहले तो ध्यान रखिए इसका यूज किया जाता है पोएट्री में, और ये होती है यूनिट ऑफ, मीटर क्या होता है, यूनिट ऑफ साउंड होती है। मीटर क्या होता है, यूनिट ऑफ साउंड। अब साउंड को कैसे काउंट करते हैं, उसके लिए आता है सिलेबल। उसके लिए क्या आता है, सिलेबल्स। ठीक है, सिलेबल्स से मिलकर, सिलेबल्स भी दो टाइप के हो जाते हैं, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। और इसी को दूसरे तरीके से अगर बोलते हैं तो बोल देते हैं एक्सेंटेड, मतलब अनएक्सेंटेड। अनएक्सेंटेड भी बोल सकते हैं, अनएक्सेंटेड, और बोल सकते हैं एक्सेंटेड। एक्सेंटेड भी बोल सकते हैं, अनएक्सेंटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड सेम है बात। इनसे दोनों से मिलकर बनता है सिलेबल, और सिलेबल से मिलकर बन जाता है मीटर। राइट, तो अब बात आती है कि मीटर मीन्स है पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। तो जो पोएट्री में लाइन दी होती हैं उनका पैटर्न स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो बताता है मीटर को। राइट, अब बात आती है 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट की। तो जिसमें 1 फुट होते हैं, 1 फुट मिलकर बनते हैं, वो मोनोमीटर होता है। 2 फुट मिलकर डायामीटर, 3 फीट मिलकर ट्रायामीटर, 4 फीट टेट्रामीटर, ट्रायामीटर 3 फीट, 4 फीट टेट्रामीटर, 5 फीट पेंटामीटर, 6 फीट हेक्सामीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं अलेक्जेंड्राइन, जो कि 12 सिलेबल्स का होता है। कितने सिलेबल्स का होता है, 12 सिलेबल्स का। क्या अलेक्जेंड्राइन जो है वो 12 सिलेबस का होता है, और वही एंशियंट टाइम में ज़्यादा यूज होता था। हेप्टामीटर 7 फीट, ऑक्टामीटर 8 फीट। रिदम क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन अ लाइन। रिदम क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन अ लाइन, दैट इज कॉल्ड रिदम। सिलेबल, वन ब्रोकन साउंड इज कॉल्ड वन syllable, one broken sound is called one syllable। interlude, it means a latin between the play। interlude क्या होता है, between the play, a term applied to short stage entertainment such as a secular farces, witty dialogues with a religious or political points। interlude क्या होता है, अभी हमने एक रिडिकुलस और ह्यूमरस वे में जो हम जिसको प्ले कर रहे थे वो था हमारा बेथोस। वो हमारा क्या था, बेथोस। लेकिन बिटवीन द प्ले जो हम कॉमिक वे में इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी मसक। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है एंटी मसक। मसक तो पढ़ा है। एंटी मसक इज अ कॉमिक और ग्रोटेस्क्यू डांस प्रेजेंटेड बिफोर और बिटवीन द एक्ट ऑफ मसक। It is a spectacle of disorder which usually start or precedes the massacres। तो ये इतना important नहीं है। नेक्स्ट आता है myth, a story from ancient time Greek that was told to explain natural events to
और टू डिस्क्राइब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अ पीपल, मतलब मिथ्स एक स्टोरी है जो कि एंशियंट टाइम की एक्सप्लेन करती है नेचुरल इवेंट्स को, उसको मिथ बोल देते हैं। अब आती है बात नए ट्रेजिक कॉमेडी की। इट इज अ प्ले विद डबल एंडिंग, इट इज अ मिंगलिंग ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। तो ट्रेजिक कॉमेडी हैज टू 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 मतलब प्ले ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है, तो दोनों को ट्रेजिक कॉमेडी कह देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्ले द एंडिंग इज हैप्पी। इस टाइप के प्ले में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ट्रेजिक मूवमेंट्स चलते रहते हैं ट्रेजिडी टाइप्स के, और बाद में एंडिंग जो होती है वो हैप्पी होती है। फॉर सम करेक्टर्स आर अनहैप्पी, फॉर अदर्स एग्जाम्पल द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजिक कॉमेडी प्ले। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, एंटोनियो और सेबेस्टियन बोकैसियो और एक जो ज्यू होता है वो किस पर लगा देता है, ज्यू होता है शाइलॉक, वो एक लगा देता है इल्जाम, उससे पैसा उधार लिया होता है किसने, बोकैसियो ने। ठीक है, तो उस पर ही इल्जाम लगा देता है कि अगर कहा था पैसे ब्याज पे लेता है वो चुका नहीं पाता है, तो उससे 3 पाउंड का उसका क्या लेना होता है, फ्लैश, 3 पाउंड का फ्लैश, फ्लैश जो है उससे लेना होता है। लेकिन बाद में पोर्शिया लॉयर बन के जाती है और केस सॉल्व करती है। 2 पनिशमेंट होते हैं शाइलॉक के। पहला होता है कि उसको ज्यूस से क्या बनना होता है, क्रिश्चियन, मतलब अपना रिलीजन चेंज करना, एक उसकी पनिशमेंट होती है। सेकंड होती है उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी जेसिका, जेसिका को दे दे, और लोरेंजो, जेसिका का पति लोरेंजो, उसके नाम कर दे। ये 2 पनिशमेंट पोर्सिया एज अ लॉयर डिसाइड करती है और दोनों ही इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, दोनों ही जीव मान लेता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है ट्रेजिक कॉमेडी हो गया। नेक्स्ट है निगेटिव कैपेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी। The term introduced by John Keats in which he defines a literary quality, लिटरेरी क्वालिटी को डिफाइन किया है इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी में, विच शेक्सपियर possessed so enormously, I mean negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason, जो कि एक लिटरेरी क्वालिटी को डिफाइन करता है जिसमें जो कि शेक्सपियर पजेस्ड होते हैं, सो इनॉर्मसली पजेस्ड होते हैं। आई मीन निगेटिव कैपेबिलिटी, दैट इज व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, माइस्ट्रीज, डाउट्स, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू क्रिटिसिज्म। और न्यू क्रिटिसिज्म क्या, द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय J.E. Spingarn, and the term came into general use after J.C. Ransom published his The New Criticism 1941। 1941 में ये न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म था वो किसके द्वारा यूज किया गया था, न्यू क्रिटिसिज्म टर्म J.E. स्पिनगैरन के द्वारा ये टर्म न्यू क्रिटिसिज्म यूज किया गया था 1940 टर्म में आया था। नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और द टर्म कॉइन्ड बाय एन अमेरिकन पेंटर द पोइट वॉशिंगटन एलस्टन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट इन जे.सी. हैमलेट इन इज प्रॉब्लम 1991। तो ये टर्म कॉइन किया था एक अमेरिकन पेंटर और पोइट थे वॉशिंगटन एलस्टन, पोइट थे वॉशिंगटन एलस्टन, ये क्या थे, एक पोइट थे और पोइट वॉशिंगटन एलस्टन, और इंट्रोड्यूस किया था टी.एस. इलियट ने अपने एसे 1919 में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। एंड देयर इज अ completely depicted situation or chain of events that objectifies a particular emotions in such a way as to produce or evoke that emotion in a reader, right? तो ये 120 टर्म हो गए हैं कंप्लीट। आई थिंक मोर देन 30 और होंगे, मोर देन 30 नहीं, लेस देन 30 होंगे, अभी बच्चे होंगे तो उनको भी पढ़ेंगे। तो आप ये सारे टर्म्स रीड कर लीजिएगा प्रॉपरली चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। सिलेक्शन तो लेना ही है फ्रेंड्स, और सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और you know very well after practicing everything will be solved properly, whatever you wanted. Okay, thank you so much. Bye.